हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनिंदर मैथलीट। तो आज हम करने वाले हैं बेटा क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है, बट हम इसे करने वाले हैं बहुत ही इजी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आओ करते हैं बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग। चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले तो हम इसकी बात करेंगे इसके नाम से। तो इस चैप्टर का नेम क्या है बेटा? ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मीनिंग क्या है? तो आओ, क्योंकि इसके नेम में ही बहुत कुछ छिपा हुआ है प्यारे स्टूडेंट्स, तो पहले तो इसको इलैबोरेट करते हैं। तो जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, तो ये तीन वर्ड को यूज करके बना है और ये तीनों वर्ड हैं ग्रीक लैंग्वेज के। तो कौन कौन से वर्ड? पहला है बेटा ट्राई प्लस दूसरा वर्ड है गॉन, तीसरा वर्ड है मेट्री। अब ट्राई का मीनिंग क्या होता है? 3, गॉन का मीनिंग होता है साइड्स और मेट्री का मीन्स होता है मेजर करना। क्या करना? मेजर करना, दैट्स मीन मेजरमेंट। तो बेटा तीन साइड से मिलकर कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप बनती है? ट्राइंगल। तो ट्राइंगल की साइड्स की मेजरमेंट करना ही हमने पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्री में, क्लियर है? बट उसमें हल्का सा कुछ चेंज है, उसे मेजर करने का हमारा मेथड अलग है। वो क्या है, वही हमने पढ़ना है यहां पर। तो हम इसकी पहले एक हल्की सी सिंपल सी डेफिनेशन लिख लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। तो सिंपल सी डेफिनेशन क्या है बेटा? इसमें ये स्टडी है, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? ये एक किस्म की स्टडी है। स्टडी जिसमें वेयर वी लर्न टू मेजर दी साइड्स ऑफ। अब साइड्स ऑफ किसकी मैंने आपको बताया था? ट्राइंगल की। अब बट इसमें ट्रिग्नोमेट्री में हम एक स्पेसिफिक ट्राइंगल की बात करते हैं, वो होती है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल्ड ट्राइंगल, ठीक है? तो हमने स्टडी वेयर वी लर्न टू मेजर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल किसके साथ? विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ एनी एक्यूट एंगल। क्लियर बच्चों? नहीं हुआ क्लियर? क्यों नहीं हुआ? कि सर आपने तो कहा था तीन साइड्स की मेजरमेंट की जाती है ट्राइंगल की, तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल ही पिक क्यों की? तो बेटा पहली बात तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो स्टडी है उसी को कहा जाता है ट्रिग्नोमेट्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल क्यों पिक किया है? इसके दो कारण है। पहला कारण तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंगल। फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? कोई भी ट्राइंगल ले लो किसी भी टाइप की, वो नॉन राइट एंगल ट्राइंगल होनी चाहिए। हम उस ट्राइंगल को डिवाइड कर सकते हैं किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो दैट्स मीन अगर मैं कोई भी ट्राइंगल लूंगा उससे मैं क्या बना सकता हूं? उसे डिवाइड करके राइट एंगल ट्राइंगल। तो राइट एंगल ट्राइंगल क्या कर रही है? यहां पर बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही है। क्या कर रही है? बिल्डिंग ब्लॉक का काम कर रही है। तो इसीलिए सबसे उसकी बेस ट्राइंगल कौन सी है? राइट एंगल ट्राइंगल। तो हमने जो इसकी स्टडी करनी है वो किसके ऊपर करनी है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर करनी है। समझ में आई मेरी बात? एक एग्जांपल के थ्रू भी कर लेते हैं ऐसे। तो इसकी एग्जांपल हम लेते हैं कि अगर मैं यहां पर एक कोई भी एक्यूट एंगल ट्राइंगल लूं तो मैं इसे डिवाइड कर सकता हूं कोई भी दो राइट एंगल ट्राइंगल में। तो ये है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है? तो दूसरा कारण इसका ये है बच्चों, दूसरा कारण है प्रैक्टिकल कारण, ठीक है? प्रैक्टिकल रीजन। प्रैक्टिकल रीजन मींस कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स में जब भी हम कोई हाइट मेजर करते हैं या कोई डिस्टेंस मेजर करते हैं, तब हम वहां पर जो शेप बनती है वो बनती है राइट एंगल ट्राइंगल की। कैसे? मान लो बेटा हमने एक बिल्डिंग की हाइट को मेजर करना है, तो अगर बिल्डिंग की हाइट को आपने मेजर करना है तो इतना बड़ा स्केल नहीं है कि हम उसे मेजर कर पाएंगे। तब हम क्या करते हैं? विद द हेल्प ऑफ एक्यूट एंगल, हम एक्यूट एंगल की हेल्प के साथ उस बिल्डिंग की जो हाइट है उसे मेजर करते हैं। तो उसे करने के लिए हम क्या करते हैं? इस बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं नीचे से। तो यहां पर जो एंगल बनेगा, इस एंगल को कैसे निकाल सकते हैं? इसे कैसे निकालोगे बेटा? आप यहां पर लेजर लगा लो, बिल्डिंग का टॉप देखो, जो आपका यहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ यहां पर लाइन ऑफ साइट का एंगल बनेगा वो क्या होगा? यहाँ पे एक्यूट एंगल बनेगा। तो इस एक्यूट एंगल की हेल्प के साथ हम इस बिल्डिंग की जो लेंथ है उसे मेजर कर लेते हैं, उसकी हाइट कितनी है। तो जब ये ज्योमेट्रिकल शेप बनती है तो कौन सी बनती है? ये राइट एंगल ट्राइंगल बनती है। तो इसीलिए यहां पर जो हम स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर करते हैं और उसकी जो लेंथ निकालनी है, जो हमने उसकी
साइड निकालनी है, उसकी मेजरमेंट करनी है साइड्स की, वो किसके साथ करते हैं? विद द हेल्प ऑफ वन ऑफ एनी एक्यूट एंगल। क्योंकि यहां पर कितने एक्यूट एंगल है? यहां पर एक और एक यहां पर है, दो एक्यूट एंगल है। अब दो एक्यूट एंगल क्यों यूज किए जाते हैं? हो सकता है आप इस बिल्डिंग की हाइट निकाल रहे हो, आप कहां पर खड़े हो? जमीन के ऊपर, यहां से देख रहे हो। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि आप नेक्स्ट टाइम कहां पर खड़े हो? आप बिल्डिंग के टॉप पर खड़े हो गए और नीचे आप कोई गाड़ी देख रहे हो, तो हो सकता है आप यहां से खड़े होकर देखो। तो एक एक्यूट एंगल यहां पर हो गया, एक एक्यूट एंगल यहां पर हो गया। इसीलिए मैंने लिखा है कि वन ऑफ एनी एक्यूट एंगल, कि इन दोनों में से किसी एक एंगल को यूज करके हम क्या निकालते हैं? इनकी साइड्स को निकालते हैं। क्लियर है बेटा? अब ये तो होगी इसकी डेफिनेशन सिंपल सी। अब राइट एंगल ट्राइंगल जो हमने यहां पर बनाई है, इसकी साइड्स को प्रॉपरली पहले जानते हैं। अगर राइट एंगल ट्राइंगल की हमने तीनों साइड्स को प्रॉपरली जान लिया, फिर उसके फर्दर जो हमने इसकी जितनी भी कंडीशंस पढ़नी है, जितने भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है ट्रिग्नोमेट्री की, वो हमारे लिए आसान होने वाली है। तो मैं यहां पर एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल बना लेता हूं आपको क्लियर करने के लिए। तो बेटा अब मैंने यहां पर दो राइट एंगल ट्राइंगल बना ली है। तो दो क्यों बनाई है? क्योंकि अब हम इसमें एनी वन ऑफ एक्यूट एंगल, एक बार एक्यूट एंगल लेंगे ये वाला, एक बार मैं एक्यूट एंगल ले रहा हूं ये वाला। एक बार आप यहां से खड़े होकर देख रहे हो तो मैंने एक आंख यहां बना दिया, एक बार हम यहां से देख रहे हैं तो आई मैंने यहां पर बना दिया। क्लियर है? अब देखो, अब हमने इसकी तीनों के साइड्स के पहले नेम के बारे में जानना है। तो पहली बात कि जब भी बेटा जहां पर ये एक्यूट एंगल होगा, जो आपको सर्टेन या पर्टिकुलर एक्यूट एंगल इक्वेशन में गिवन होगा, तो उस एंगल को कहा जाता है थीटा। तो हम उसे क्या नेम देते हैं? थीटा। हो सकता है आपको यहां पर वर्टेक्स भी दिए हो, मान लो ए, तो हम इसे एंगल ए भी कह सकते हैं और इसे थीटा भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब आगे चलते हैं। तो जो बेटा ये एंगल होगा थीटा, इसके बिल्कुल सामने, थीटा के बिल्कुल सामने हमारा जो ये वाला साइड है, इसे हम कहेंगे परपेंडिकुलर। क्या कहेंगे प्यारे स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर। किसके सामने? जो इस थीटा के सामने है। इसीलिए इसका एक और नेम भी है परपेंडिकुलर का, इसे कहा जाता है बेटा कि ये साइड जो है ऑपोजिट साइड है। ऑपोजिट साइड किसके ऑपोजिट है? टू एंगल किसके? थीटा के, या मैं बोलूं एंगल ए के, क्योंकि अगर इस यहां पर वर्टेक्स ए होगा तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एंगल ए। तो ऑपोजिट साइड टू एंगल ए। अब जो ये वाली साइड है, ये तो क्लियर हो गई बेटा। अब जो ये वाली साइड है नीचे, अब इसे आप कहोगे सर ये बेस है, तो अब इस बेस को, अब बेस हमारा कौन सा होगा? जो इस एंगल के साथ यहां पे टच कर रहा होगा। अब ये इसके साथ टच कर रही है, तो मैं इसका नेम मैंने दे दिया बेस। अब बेस का एक अनदर नेम भी होता है, वो हम क्या करेंगे? अब ये साइड है, जैसे ये ऑपोजिट साइड है, तो ये वाली साइड कौन सी है? तो हम इसे बोलते हैं बेटा एडजेसेंट साइड। क्या बोलते हैं? एडजेसेंट साइड ऑफ किसकी? एंगल थीटा की, या मैं ये बोलूं एंगल ए की। क्लियर है बेटा? कोई डाउट तो नहीं है। और जो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, ये हमें मालूम है, ये तो हमें पढ़ा भी है 8th क्लास में पाइथागोरस थ्योरम में। ये हो गया बेटा हाइपोटेनस। तो ये हो गया हाइपोटेनस। अब यहां पर बात करते हैं। अब आप इतना तो समझ गए हो ना कि जो एंगल के सामने वाली होगी ऑपोजिट साइड, उसी को हमने परपेंडिकुलर मानना है। तो यहां पर अब की बार मेरा थीटा कहां पे है? यहां पर। क्लियर है? तो दैट्स मीन अगर थीटा यहां पर है तो बेटा ये मैं बेस नहीं लूंगा। अब ये बेस नहीं है, अब ये बात भूल जाओ कि नीचे बेस होता है। तो बेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? थीटा के ऊपर। अगर हमारा थीटा यहां पर है तो हमारा परपेंडिकुलर नीचे आ गया, तो सेकंड केस में हमारा परपेंडिकुलर नीचे आ गया। तो ये बात को ध्यान से समझ लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज 8.1 का करेंगे, हमने यही वहां पर अप्लाई करना है। तो यहां पे आ गया परपेंडिकुलर। अगर परपेंडिकुलर ये है तो ये क्या है बेटा? हाइपोटेनस, है ना? हाइपोटेनस ये हो गया। अब इस एंगल के साथ साइड ये वाली टच हो रही है, तो दैट्स मीन बेस हो गया ये। क्लियर है बेटा? अब इन ट्राइंगल की तीनों साइड्स के बारे में आपको पता चल गया ना। तो हमें डेफिनेशन भी पता चल गई है, ये भी पता चल गया, हमें ये भी पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल की ही स्टडी क्यों हो रही है। ठीक है? तो अब फर्दर चलो। अब फर्दर क्या है बेटा? इसकी सबसे अब इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं। अब इस स्टडी को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ रूल चाहिए, कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज चाहिए। अगर आपने
इसकी हाइट निकालनी है विद द हेल्प ऑफ थीटा या विद द हेल्प ऑफ एंगल, तो हमें कुछ ना कुछ रिलेशन तो चाहिए। उसके लिए जो रिलेशन बनाया गया बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में, उसे कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या कहते हैं? ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। क्लियर है बेटा? ये क्या है? ये एक रिलेशन बनाया गया साइड का और एंगल का। क्या बनाया गया? साइड का और एंगल का। किसके लिए? इनकी हाइट या डिस्टेंस निकालने के लिए, या इसका परपेंडिकुलर कह लो या बेस कह लो, निकालने के लिए हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की अब सिंपल सी डेफिनेशन क्या बनी कि इस चीज को सॉल्व करने के लिए जो भी हमने रिलेशन बनाया कि ये एक एक्सप्रेस ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या है? एक्सप्रेस करती हैं, ये एक्सप्रेस द रिलेशन between the ratio of the sides and one of the acute angle, one of the acute एंगल। किसमें? राइट एंगल ट्राइंगल में। तो राइट एंगल ट्राइंगल की साइड्स की रेशियो का, अब यहां पर आप, अब एक और वर्ड, अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो तो आपके मन में ये भी आया होगा कि यहां पर हमने रेशियो क्यों ले ली है। ठीक है, किसकी? साइड्स की। तो पहले तो ऊपर बात हो रही थी कि हमने साइड्स को मेजरमेंट करना है किसके साथ? एंगल के साथ। तो यहां पर अब रेशियो भी पिक कर लिया। रेशियो, अब हमें मालूम है रेशियो का मीनिंग क्या होता है? कंपैरिजन करना, कि रेशियो ऑफ द साइड्स एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल। तो इसका जो रिलेशन है ये हमारी क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो रेशियो का मीनिंग क्या है बेटा? रेशियो आप समझो, रेशियो उसने क्यों उठाया? तो रेशियो को क्यों उठा लिया उसने? तो समझो मेरी बात, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है छोटी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है बड़ी, दोनों में यहां पर एंगल 45 डिग्री का है, तो बेटा जो इनकी साइड्स की रेशियो होगी, क्योंकि हमारे पास स्केल इतने बड़े नहीं है कि हम उनकी हाइट निकाल सके, तो अब हम क्या करते हैं? उनकी रेशियो लेते हैं। रेशियो क्या करती है? अब इसकी आप जब ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस, ये है परपेंडिकुलर, ये है हमारा बेस। एक चीज और है, ये यहां मैं ऊपर बता दूं कि हाइपोटेनस को हम डिनोट करेंगे H के साथ, और परपेंडिकुलर इज डिनोटेड बाय P एंड बेस इज डिनोटेड बाय B। हम HPB के साथ डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहां पर मैंने ले लिया परपेंडिकुलर और बेस। अब इसकी रेशियो निकालोगे जब आप इसको P के नीचे B रखोगे और यहां पर P के नीचे B रखोगे। कब? जब इनका एंगल सेम है। जब क्या है? एंगल सेम है, तब इसकी रेशियो क्या आएगी? हमारी इक्वल। तो रेशियो सेम रहती है, ये हमारा काम इजी कर देती है। सो दैट्स व्हाई हम यहां पर लेते हैं रेशियो ऑफ द साइड्स एंड वन ऑफ द एक्यूट एंगल। ऑफ एक्यूट एंगल के बारे में हमें मालूम है। और ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है क्या, वो लिखते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री टोटल रेशियोज है हमारे पास 6। कितनी है? 6। तो मैं इसे रेज कर लेता हूं, यहां पर हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज लिखने वाले हैं प्यारे स्टूडेंट्स। तो अब देखो, तो पहली रेशियो, अब रेशियो मींस अनुपात या कंपैरिजन। तो ये हमारे पास यहां पर एक छोटी सी राइट एंगल ट्राइंगल ले लेता हूं, उससे हमें और क्लियर होता जाएगा साथ साथ में। ठीक है, तो बेटा ये है P, ये है B, ये है H। कब? अगर मैं थीटा लूंगा यहां पर, तब उसके सामने P लेना है। ठीक है, तो अब ध्यान से तो सुनो। अब हो सकता है मैं इस परपेंडिकुलर का कंपैरिजन करूं हाइपोटेनस के साथ, या मैं इस P की रेशियो ले लूं किसके साथ? H के साथ। तब मैंने एक ले ली है P की रेशियो ली है H के साथ, इन दोनों का कंपैरिजन किया। हो सकता है मैं बेस का कंपैरिजन किसके साथ करूं? हाइपोटेनस के साथ। तो दूसरा केस मैंने ये ले लिया कि मैंने बेस का कंपैरिजन किया हाइपोटेनस के साथ। और तीसरा केस की बात करती है। तीसरे केस में मैंने क्या किया? इन दोनों परपेंडिकुलर और बेस का कंपैरिजन ले लिया, P बाय B। ठीक है, अब फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ मैंने क्या किया? इनका रेसिप्रोकल यहां पर किया। मैंने क्या किया? इनका रेसिप्रोकल यहां पर लिया। यहां पर P बाय H है तो मैंने यहां पर ले लिया बेटा H बाय P। यहां पर B बाय H है तो यहां पर मैंने ले लिया H बाय B। अब यहां पर मैंने लिया तो यहां पे मैंने ले लिया B बाय P। रेसिप्रोकल हो गया। अब ध्यान से सुनो, अब हमने क्या करना है? हमने इनका नेम देना है। हमने क्या करना है? नेमिंग करनी है इनकी। तो हमने क्या किया बेटा? इस रेशियो का नेम किया कि ऐसा नेम जो इसके एंगल के साथ इसका रिलेशन बनाए। तो इसका नेम दिया गया साइन थीटा, जितना भी यहां पर एंगल था।
अगर यहां पर A होगा, यहां पर B, यहां पर C, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो साइन A। क्या लिखेंगे हम इसे? साइन A। जो भी यहां पर एंगल होगा, अगर यहां पर B है तो यहां पर लिखोगे साइन B, अगर यहां पर C है तो यहां पर हम लिखेंगे साइन C। अगर यहां पर कोई भी वर्टेक्स आपको गिवन नहीं है तो हम लिख सकते हैं थीटा, तो साइन थीटा जितनी भी वैल्यू होगी उसकी वहां पर पुट कर सकते हो। तो साइन थीटा क्या हो गया? साइन। अब साइन थीटा को हम प्रोनाउंशिएट कैसे करेंगे? बच्चे इसे ऐसे भी बोल रहे थे साइन थीटा, ये भी ओके, बट इसे सिन नहीं बोला। कई बच्चे इसे बोलते हैं सिन, सिन थीटा, SIN, सिन नहीं। क्यों? उसका भी रीजन सुनो। तो अब पहले यहां पर जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है मैं उनके नेम लिख लेता हूं। तो B/H को हम बोलेंगे बेटा कॉस थीटा, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस को हम बोलेंगे टेन थीटा, और H/P जो इसका रेसिप्रोकल, अब इसका रेसिप्रोकल हमने यहां पे किया है तो साइन का रेसिप्रोकल लिखेंगे हम कोसेक थीटा, कॉस को लिखेंगे सीकेंट थीटा, और टेन को लिखेंगे कॉट थीटा। तो जैसे बच्चों आपने अपनी क्लास के बच्चों का नाम याद किया हुआ है कि वो मेरा फ्रेंड अभिषेक है, वो कुछ है, वो कुछ है ना, ऐसे करके हमने इन ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के भी नेम याद करने हैं। तो नेम मींस, अब पहले इनके नेम की बात कर लेते हैं ये भी। अब यहां पे है मेरे पास साइन, तो साइन का फुल नेम क्या है बेटा? साइन, SINE। ये मानो उनके घर का नेम है, ये उनके स्कूल का नेम, पूरा नेम है, ठीक है। तो कॉस का पूरा नेम क्या है? कॉस का नेम है प्यारे स्टूडेंट्स, कॉस का नेम है कोसाइन। क्या है? कोसाइन। टेन का पूरा नेम क्या है? टेन का पूरा नेम है टेंजेंट, और जो इसका रेसिप्रोकल होगा, मैं इस साइड हमेशा इनके रेसिप्रोकल लिखूंगा, ठीक है। तो इसका जो रेसिप्रोकल है वो उसका पूरा नाम है कोसिकेंट, ठीक है। तो जिसे हम ऐसे लिखते हैं, कोसेक भी बोल देते हैं। कोसेक का पूरा नाम है कोसिकेंट। यहां पर जो होगा सेक, सेक का पूरा नाम है बेटा सीकेंट, और यहां पे टेन, टेन का रेसिप्रोकल है हमारे पास कॉट, कॉट को लिखा जाता है कि कोटेंजेंट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ये इनके पूरे नेम भी है बेटा, आपको चीजें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। अब बात आती है आप इसे कैसे बोलोगे साइन थीटा को। तो इसका ध्यान से मीनिंग समझो। इसका मीनिंग है, एक एग्जांपल पकड़कर समझा देता हूं मैं। जैसे मैंने वहां पर लिखा है कि साइन थीटा, मैंने लिखा है साइन थीटा किसके इक्वल है? P/H के। अब इसे हम प्रोनाउंशिएट कैसे बोलेंगे? आप इसे बोलोगे साइन ऑफ एंगल थीटा, या इसे अगर एंगल A होगा, साइन ऑफ एंगल A इज इक्वल टू P/H। समझे मेरी बात? अब इसका मीनिंग क्या है? अब मैंने इस साइड्स की रेशियो का रिलेशन ले लिया, किसके साथ? थीटा के साथ। कौन से वाला? साइन वाला। कि साइन ऑफ थीटा, जब मैं थीटा का साइन लूंगा तब वो किसके इक्वल आएगा? P/H के। समझे मेरी बात? कि जब मैं साइन लूंगा किसका? थीटा का, तो वो किसके इक्वल आएगा? P/H के। अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल वाला काम है, ये तो याद करना मुश्किल है, P/H, B/H। तो इसकी ट्रिक क्या याद करने की? तो ट्रिक टू लर्न क्या है बेटा? तो ट्रिक टू लर्न, तो हम इसकी ट्रिक करेंगे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। सोना चांदी तोले आपने ऊपर लिखना है। पंडित बद्री प्रसाद, मेरे साथ साथ बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। अब जो S स्टैंड्स फॉर साइन, तो ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। तो साइन को हम कैसे याद करेंगे? P/H। कॉस को कैसे करोगे? B/H। और टेन को कैसे याद करोगे? P/B। इनका जो रेसिप्रोकल है उनके नाम आपको लर्न करने पड़ेंगे, कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा। तो यहां पर इसके नीचे बेटा आएगा कोसेकेंट, और यहां पे आ जाएगा सीकेंट थीटा, यहां पे आ जाएगा कॉट थीटा, ठीक है। अगर कोसेकेंट की वैल्यू देखनी है तो आप नीचे से देखोगे H/P, कोसेकेंट की देखनी है आप नीचे से देखोगे H/B, कॉट की देखनी है आप नीचे से देखोगे B/P। तो ये जो हमारी यही है, यही मैंने यहां पर लिखी है ना, तो ये हमारी हो गई ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। तो इसकी कितनी काउंटिंग होती है? 6। तो कितनी? 6 है। तो दैट्स मीन हमारी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज होती है 6। देयर आर 6
ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो बेटा ये बात हुई है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग भी पता चल गया, उसकी इंट्रोडक्शन भी मालूम है, आपको ये भी पता चल गया ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कितनी है, कौन सी हैं, और उसे लर्न करने की ट्रिक क्या है। अब हमने करने हैं इसके 6 की पॉइंट्स जो एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले आपको मालूम होने चाहिए। तो फटाफट आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट डाउन कर लो। मैं 6 पॉइंट्स लिख लेता हूं, उसके बाद हम 6 पॉइंट डिस्कस करेंगे और हमारी इंट्रोडक्शन जो वीडियो है उसे खत्म करेंगे। अब डिस्कस करते हैं बेटा इंपॉर्टेंट 6 पॉइंट्स। तो फटाफट करते हैं। पहला, इफ एनी वन ऑफ 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज इज नोन, अगर हमें इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में से कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो मालूम हो, चाहे हमें साइन थीटा मालूम हो, चाहे कॉस थीटा, चाहे टेन थीटा, कोई भी एक मालूम हो, तो वी कैन फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। मैंने यहाँ पे टी रेशियोज लिख दिया, दैट्स मीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो अगर एक भी मालूम होगी 6 में से, तो हम बाकी 5 की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो वो कैसे निकालेंगे? इसे निकालने के लिए हम यूज करेंगे बेटा बाय पाइथागोरस थ्योरम। यही स्टार्टिंग होगी हमारी यही से एक्सरसाइज 8.1 की। तो हमने बाय पाइथागोरस थ्योरम लगाकर पी बी एच को फाइंड आउट करने के बाद इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करते जाना है और हमारे पास जो बाकी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज है वो आती जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ एन एंगल डजंट वेरी with the length of the sides of the triangle if the angle remains same। ये कंसेप्ट मैंने आपको यहां पर बताया भी था जब मैंने रेशियो का the ratio of the sides क्लियर करवाया था कि अगर हमारा एंगल सेम रहेगा बेटा, एंगल रिमेन सेम, तो उसकी लेंथ ऑफ द साइड्स की जो रेशियो है वो वेरी नहीं होगी, अगर यहाँ पे हमारा एंगल क्या रहे, सेम रहे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट ये था। इसके बाद थर्ड, दी टी रेशियो कोसेकेंट सेकेंड एंड कोटेंजेंट आर रेसिप्रोकल। अब ये किसकी रेसिप्रोकल थी? मैंने यहां पर बताया था कोसेकेंट किसकी है, साइन की, सेकेंड किसकी है, कॉस की, कॉट किसकी है, टेन की। तो यहां पे आएगा बेटा कोसेकेंट किसकी है, साइन की, और यहां पे पूरा नेम ही लिख लेते हैं, सेकेंड किसकी है, कोसाइन की, और कोटेंजेंट किसकी है, टेंजेंट की। ठीक है, अब इसमें एक और मैं आपको बात क्लियर करवा देता हूं, वो ये वाली बेटा कि यहां पर जो वर्ड यूज हो रहा है कॉस का, पहले हमारा जैसे हमारा कॉस है ना, कॉस में जो ये सीओ वर्ड लगता है, जैसे यहां पर सीओ वर्ड यूज हुआ, यहां पर भी सीओ वर्ड यूज हो रहा है, यहां पर भी सीओ वर्ड कॉस में भी यूज हो रहा है। इसका मीनिंग क्या है? तो सीओ स्टैंड्स फॉर इसका मीनिंग होता है बेटा कॉम्प्लीमेंट ऑफ, तो साइन का मीनिंग हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइन। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते थे? जो दो एंगल्स को जोड़ने के बाद हमारा 90 डिग्री आए। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री दैट आर कॉम्प्लीमेंट्री। तो कॉम्प्लीमेंट ये वही वाला कॉम्प्लीमेंट है। अब इससे मैं पूरा डिफाइन नहीं करने वाला क्योंकि ये +1 का टॉपिक बन जाएगा, बस आपको इतना मालूम होना चाहिए कि CO स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारा फोर्थ पॉइंट, साइन एंड कॉस थीटा आर ऑलवेज लेस देन 1। अब ये क्यों? साइन और कॉस की वैल्यू हमेशा 1 से कम आएगी। ध्यान से देखो क्यों? क्योंकि साइन किसके इक्वल होता है, P/H के, कॉस किसके इक्वल होता है, B/H के। अब हमें मालूम है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, इन तीनों में से सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है, लार्जेस्ट हाइपोटेनस। तो जब डिनोमिनेटर में लार्ज नंबर होगा और न्यूमिनेटर में हमारे पास स्मॉल नंबर होगा, तो जब इसकी डिवाइड की जाएगी, डिवाइड करने के बाद हमारा आंसर कैसे आएगा, 0.1 करके आएगा ना। तो दैट्स मीन अगर हमारे पास डिनोमिनेटर बड़ा है बेटा, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमिनेटर, तो हमें मालूम है ये इसका आंसर हमेशा डिवीजन का कितना आएगा, लेस देन 1। ठीक है, तो इसीलिए साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम आती है। ये एमसीक्यू भी आता है, इसे माइंड में रखिएगा। तो फिफ्थ, साइन इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन ऑफ साइन ऑफ एंगल ए। मैंने आपको बताया भी था कि साइन ए को हमने पढ़ना है कैसे है। यहां पर अगर थीटा की होगा फिर भी वही बात है, साइन थीटा को हमने कैसे पढ़ना है, साइन ऑफ थीटा। थीटा का मैंने साइन लिया, तब मैंने इक्वल डाल के उस तरफ क्या ले लिया, P/H। तो दैट्स मीन साइन ऑफ थीटा। इसका मतलब ये हरगिज नहीं है, मेरे कहने का मतलब अगर यहां पे बेटा ऐसे होगा साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लिखा हुआ है कि साइन इंटू 30 डिग्री, ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है।
उसके कहने का। तो ये क्या है, साइन ऑफ 30 डिग्री के मैंने 30 डिग्री का साइन लिया, ठीक है। तो साइन ऑफ 30 डिग्री इसका मीनिंग ये नहीं है, तो यहीं पर इसलिए मैंने लिखा है कि साइन ए और या अगर यहाँ पे थीटा भी होगा इज यूज्ड एज एन एब्रीविएशन। ये हमने एक शॉर्ट फॉर्म के लिए लर्न किया है ऐसे कि साइन ऑफ एंगल ए। हर बार हम ये नहीं बोलेंगे हम साइन ए से ही काम चलाएंगे, बट साइन ए शुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड ए। तो इसका मीनिंग हरगिज नहीं है कि ये, ठीक है, ये बिल्कुल भी हरगिज इसका मीनिंग ये नहीं है। अब करते हैं 6th पॉइंट और इसका लास्ट। तो लास्ट पॉइंट है बेटा 6, स्क्वायर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री रेशियो साइन ए होल स्क्वायर फॉर आवर कन्वीनियंस वी राइट इट एज साइन स्क्वायर ए। अब इसका मीनिंग क्या है ध्यान से समझो। उसने कहा है कि जब अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स की एक अलग ब्रांच है, इसके मल्टीप्लाई के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के, डिवाइड के अलग से रूल बने हुए हैं। जैसे हम अलजेब्रिक में करते हैं, जब हम अलजेब्रिक पार्ट करते हैं मैथ्स का, उसके अलग रूल है बेटा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये अलग ब्रांच है, ये अलग वर्ड है मैथ्स का, तो दैट्स मीन इसके रूल अलग हैं, तो इसकी स्क्वायर करने का रूल भी अलग है। तो अगर इसकी स्क्वायर करने का रूल अलग है वो हमें लर्न करना पड़ेगा। स्क्वायर करने का रूल क्या है, जैसे उसने कहा है कि साइन ए होल स्क्वायर की अगर हमने इसे स्क्वायर करना है, होल स्क्वायर को हम अपनी कन्वीनियंस के लिए ऐसे लिख सकते हैं कि राइट इट एज साइन स्क्वायर ए। पर ये हरगिज नहीं हो सकता कि अगर ये डिनोमिनेटर में हो। कैसे, मैं एग्जांपल लेकर बताता हूं कि अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में है 1 बाय साइन ए होल स्क्वायर, तो मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता साइन रेज की पावर -2a, मैं इसे ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि यहां पर ये नंबर क्या बन गया, नेगेटिव। तो ये चीज नेगेटिव नंबर के लिए पॉसिबल नहीं है, बट नॉट एज साइन इनवर्स ए, ठीक है। तो ये किसका टॉपिक बन जाता है, ये इनवर्स का टॉपिक है बेटा। इनवर्स के टॉपिक के जो रूल रेगुलेशंस पढ़ेंगे आप पढ़ेंगे +2 क्लास में। तो यहां पर जो आपकी 10th में है, जितने भी आएंगे आपके क्वेश्चंस, उसमें यहां पर पावर 2 होगी, 3 होगी, 1 होगी, 4 होगी, 5 होगी, जितनी भी होगी पॉजिटिव की होगी। तब आप इसे कैसे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट एज साइन स्क्वायर ए या साइन क्यूब ए, साइन रेज़ दी पावर 4a, ऐसे करके लिख सकते हो। क्लियर है बेटा। तो ये थे हमारे 6 की पॉइंट्स ट्रिग्नोमेट्री के, तो जो आपने ये माइंड में रखने हैं एक्सरसाइज 8.1 करने से पहले। तो अगर बेटा आपका इंट्रोडक्शन पार्ट पूरा क्लियर हो गया, तो अब हम फर्दर मूव करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो अगर बेटा आपको मेरे टीचिंग का मेथड अच्छा लगता है, प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।